हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए साइंस से 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा सबसे पहले आप उनके सॉल्यूशंस खुद से सॉल्व कीजिए और कितने सही होते हैं आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे 10 में से आपके 9 सही होते तो 9/10 लिख सकते हैं एंड उसके बाद है ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपको पहले क्या करना है, सॉल्यूशन खुद से पता करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल में पावर हाउस किसे कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आपके दे रखे सेल वॉल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो सेल वॉल में सेल में जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है ना कि ये क्या करता है, ग्लूकोज लेता है एंड ऑक्सीजन लेता है एंड उसके बाद ये रिएक्शन करके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। ओके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को है ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हम कोई काम कर पाते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विच वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने पढ़ा होगा दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड आपके ऑप्शंस दे रखे हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले आप खुद आंसर बताइए एंड फिर मैं बता रहा हूँ। मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आंसर क्या है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यहाँ पे 2 मैग्नेट हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन क्या करेगा ना, ये इधर खींचा चला जाएगा और ये इधर खींचा चला जाएगा। तो दोनों में तो कोई कांटेक्ट नहीं, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का हो गया, एनसीएफ, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। सेकेंड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना प्रत्येक का एक दूसरे के साथ फोर्स लग रहा है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लीजिए कि ये धरती है और यहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ से कोई फल गिरता है एंड नीचे आ जाता है, तो इन दोनों के बीच है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये दोनों कांटेक्ट में भी नहीं है तभी फोर्स लग रहा है। तो ये भी अब क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज हो गए, मान लीजिए Q1 एंड Q2, ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो दोनों क्या करेंगे ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये दोनों क्या है ना एक दूसरे के प्रति कांटेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये भी हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है और उन दोनों में एक दूसरे के प्रति है ना रिलेटिव मोशन जैसे ही होना स्टार्ट होता है, क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम में आता है। तो ये आपका है ना कांटेक्ट फोर्स हो गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहले एंड ऑप्शन दे रखे हैं आपके 60, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 30 एंड ऑप्शन डी है 90। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे हो गया एंड ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलेगा, एक नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया, और ये जो एंगल हो गया ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, तो एक होता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे आपने सीखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा, 60 डिग्री दिया गया है। हम क्या कहते हैं, एंगल आर के बदले एंगल आई लिखते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो एंगल आई प्लस एंगल आई ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 2 एंगल आई, ये हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया आपका 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर। एंड ऑप्शंस दे रखा है सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो ये है ना एलिमेंट है वो ठंडे पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका
मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, आप पता कर लो, फिर मैं बता दे रहा हूँ। चलिए आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम है ना वो बहुत ही ये होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम और पोटेशियम, और वो इतना रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना कि हम क्या करते हैं उसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ताकि वो किसी हवा पानी वगैरह से रिएक्शन ना करे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोडियम। फिफ्थ क्वेश्चन वो है द लिव्स आर ग्रीन ड्यू टू, तो पत्तियां हरी क्यों होती है? ऑप्शन से आपका माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, दूसरा है क्लोरोफिल की वजह से, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, एंड चौथा ऑप्शन है डी राइबोसोम की वजह से। एंड मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3 सेकेंड का, आप आंसर बता दो एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसकी वजह से ये ग्रीन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लोरोफिल की वजह से है ना पत्तियाँ ग्रीन होती है, क्योंकि इसमें है ना क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है एंड दैट्स वाई है ना पत्तियाँ क्या होती है ग्रीन होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लोरोफिल। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है वो है आपका हाउ मैनी इमेजेस विल फॉर्म इफ़ 2 मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो आईने को या दर्पण को एक दूसरे के सामने पैरेलली रख दिया जाए समानांतर में तो कितने इमेजेस बनेंगे? एंड आंसर है आपके ऑप्शन ए 1 इमेज बनेगी, ऑप्शन बी 2 इमेज बनेंगी, ऑप्शन सी 3 इमेज बनेंगी, ऑप्शन डी इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी बनेंगी, हम काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप आंसर बता दो एंड मैं इसके बाद आपको सही सॉल्यूशन बता दूंगा। चलो अब मैं आपको सही सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो एक ये है मिरर है और एक ये मिरर है, दोनों पैरेलली है, ओके, एंड ऐसे रखा हुआ है। तो इनके बीच जो एंगल बनता है ना, एंगल जो इनके बीच बनता है वो बनता है 0 डिग्री का, ओके। पैरेलली का मतलब होता है 0 डिग्री का। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे वो हो जाता है, फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन जो एंगल है थीटा एंड -1। तो 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री -1, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट -1 अगर अनंत में से एक घटा भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है प्लैनेट वीनस इज ऑल्सो नोन एज, जो शुक्र ग्रह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? एंड पहला है पोल स्टार, दूसरा है स्टार सीरियस, एंड ऑप्शन सी है जुपिटर, एंड ऑप्शन डी है मॉर्निंग स्टार। आप आंसर कमेंट कर दो, बाकी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं 3-4 सेकंड दे रहा हूँ आपको। चलिए आंसर आपका होगा ना, वो होगा मॉर्निंग स्टार। एक्चुअली इसको है ना मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट होता है ना वीनस वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है। और सुबह के सुबह जब है ना सूर्योदय से पहले है ना, जब सूर्य उगा होता है उससे थोड़ी देर पहले है ना ये ख़त्म होता है, और वहाँ उस टाइम तक आप इसे देख सकते हैं पूर्व की दिशा में। और शाम के टाइम पे ये है ना आप इसको पश्चिम की दिशा में देख सकते हैं जब है ना सूर्यास्त हो जाता है, तो इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मॉर्निंग स्टार। एट्थ नंबर क्वेश्चन वो है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एंड ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनमें से किसके कारण है ना एसिड रेन होता है? तो एसिड रेन जो होता है ना वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले खुद से आंसर पता कर लो एंड फिर मैं 2-3 सेकंड दे रहा हूँ आपको एंड उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ये होता है एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ओके। एसिड रेन मुख्यतः इन्हीं दो की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो माइल्ड क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है और यहाँ से HNO3 बनाता है। तो सल्फर एंड नाइट्रोजन यहाँ पे कौन दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से ये होता है ना एसिड रेन होता है, आंसर हो जाएगा आपका। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना इसे। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है गहराई बढ़ती है तो जो लिक्विड होता है उसके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, पहला ऑप्शन है वो कमता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है बराबर रहता है, ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा है। एंड मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 3-4 सेकेंड का, आप सोच लो एंड उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा आपको।
चलिए मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कि एक बोतल है, ओके, एंड यहाँ पे आपने पानी भर रखा है कुछ इस तरह का, पानी भरा हुआ है आपने। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा मान लो 5 होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 20 होगा, और यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर क्यों बढ़ता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्रेशर देखेंगे तो हवा के कारण प्रेशर लगेगा, और इतना जो पानी है उसी के कारण लगेगा। यहाँ पे इतना पानी है उसके कारण लगेगा, हवा तो जो ऊपर से आ रहा है उसके कारण तो लगेगा, लेकिन इतना जो और पानी ऐड हुआ है ना उससे कारण भी प्रेशर लगेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इस यहाँ पे है ना इस सारे पानी के द्वारा प्रेशर लगेगा, या जो भी लिक्विड हो उसके सबके द्वारा प्रेशर लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंक्रीजेस विथ द डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर डेप्थ कम है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर का यूनिट क्या होता है? पहला है ऑप्शन पावर, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है थर्मल पावर, ऑप्शन डी है प्रेशर। यहाँ पे थर्मल पावर ये करेक्ट कर लेना, ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 3-4 सेकेंड, आप सोच लो फिर मैं बता दूंगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आई होप कि आपने गेस कर लिया हो। आपको लग रहा होगा पावर, क्योंकि आप यहाँ पे वाट देख रहे हैं, लेकिन आप पूरा नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है ना किलो वाट आवर है, ओके, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो वाट का क्या होता है? जूल अपॉन सेकेंड, यही होता है, या फिर कहिए ये होता है आपका एनर्जी बाई टाइम। ओके, वाट का मतलब यही होता है। तो वाट आवर का क्या मतलब हो गया? वाट आवर का मतलब हो गया एनर्जी बाई टाइम, एंड आवर क्या है? ये फिर आपका टाइम है। ओके, आवर टाइम का ही यूनिट है। तो यहाँ टाइम से टाइम कटेगा, बचा क्या? एनर्जी। मतलब जो किलो वाट आवर आपका है ना वो एनर्जी का यूनिट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से इसे सॉल्व किया होगा। आगे किस चैप्टर पे चाहिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स पे चाहिए या फिर साइंस पे चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, या साइंस पे ही और ज़्यादा चाहिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।